आज हम जिस वैश्विक घटनाक्रम पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ खबर नहीं है, ये चेतावनी है। ये हुसैनियत और हिटलरियत के बीच खिंची हुई वो रेखा है जिसे इतिहास बार बार खून से दोहराता रहा है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने जो कहा है वो कोई भावनात्मक बयान नहीं है, ये सीधी चुनौती है, ये ऐलान है, ये उस दिन की गिनती है जब सत्ता के सिंहासन पर बैठा व्यक्ति कटघरे में खड़ा होगा। पहलवी ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह नाजी युद्ध अपराधियों को जर्मनी के नूरेमबर्ग में न्याय के कटघरे में खड़ा किया गया था, ठीक उसी तरह ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को भी एक दिन ईरानी राष्ट्र की अदालत में जवाब देना होगा। ये बात यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट बताती है कि हालिया सरकार विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए ईरान में जो खूनी अभियान चलाया गया उसकी सीधी जिम्मेदारी खामेनेई पर है। रजा पहलवी ने अपने खुले पत्र में खामेनेई को ईरान विरोधी अपराधी कहा है। ये शब्द हल्के नहीं हैं, ये आरोप हैं जिनके पीछे लाशों की कतार है। पहलवी का कहना है कि खामेनेई के हाथ हजारों ईरानियों के खून से रंगे हुए हैं। आंकड़े भी डराने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 4029 लोग मारे गए हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये नाम थे, चेहरे थे, परिवार थे, सपने थे। एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, वहां अरबी भाषा में पोस्ट किए गए इस खुले पत्र में पहलवी लिखते हैं कि आपका शासन और आपके भाड़े के सभी लड़ाके खून की हर एक बूंद के लिए जवाबदेह होंगे। कोई अपवाद नहीं, कोई माफी नहीं, कोई भूल नहीं, कोई पीछे हटना नहीं। ये शब्द किसी कूटनीतिक भाषा का हिस्सा नहीं है, ये क्रांति की भाषा है। ये उस व्यक्ति की भाषा है जो जानता है कि सत्ता स्थायी नहीं होती। पहलवी ने सीधे नाजी अपराधियों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे नूरेमबर्ग में उन्हें न्याय और सजा मिली, वैसे ही ईरानी राष्ट्र की अदालत में भी आज के अपराधियों को खड़ा किया जाएगा। यहां इतिहास खुद को याद दिला रहा है। नाजी जर्मनी भी एक समय अजेय लग रहा था। हिटलर भी खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था। लेकिन अंत क्या हुआ ये दुनिया जानती है। रजा पहलवी सिर्फ खामेनेई को चेतावनी नहीं दे रहे, वो ईरानी जनता से भी बात कर रहे हैं। उनके शब्दों में भावनाएं हैं लेकिन भ्रम नहीं। वो कहते हैं, मेरे बहादुर बेटों और बेटियों, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी दृढ़ता ने इतिहास को मोड़ दिया है। तुम आज़ादी की अग्रिम पंक्ति में खड़े हो। उन्होंने साफ कहा कि इस शासन का पतन शुरू हो चुका है, इसकी ताकत क्षीण हो रही है। ये कोई इच्छा नहीं है, ये उनका आकलन है। पहलवी याद दिलाते हैं कि उनके पिता शाह मोहम्मद रजा पहलवी को 1979 की क्रांति में सत्ता से हटाया गया था। यानी वो सत्ता के उत्थान और पतन दोनों को जानते हैं, इसलिए उनके शब्दों में अनुभव है। अपने पत्र के अंत में वो कहते हैं कि ये संघर्ष सिर्फ राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं है, ये उन शहीदों के खून से किया गया वादा है जो आज़ादी के रास्ते में गिरे। वो दिन दूर नहीं जब ईरान को फिर से हासिल करने का जश्न मनाया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मध्य पूर्व में आग सिर्फ ईरान में नहीं सुलग रही। यमन के दक्षिणी हिस्से से भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। संयुक्त अरब अमीरात पर गुप्त जेलें चलाने का आरोप लगाया गया है। ये आरोप सऊदी समर्थित यमनी अधिकारियों ने लगाए हैं। यूएई ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ये आरोप जानबूझकर गढ़े गए हैं और सच्चाई की अनदेखी करते हुए राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश है। ये बयान ऐसे समय आया है जब हदरामौत प्रांत में यूएई और सऊदी समर्थित बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। हालात इतने बिगड़े कि अबू धाले को अपने बचे हुए सैनिक यमन से वापस बुलाने पड़े। याद दिला दें कि 2015 में सऊदी अरब और यूएई एक साथ मिलकर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़े थे। लेकिन वक्त बदला। आज वही दोनों ताकतें यमन के दक्षिण में अलग अलग गुटों का समर्थन कर रही हैं। पिछले महीने हदरामौत और मेहरा प्रांत में अमीरात समर्थित अलगाववादियों की बढ़त को सऊदी हवाई हमलों और जमीनी बलों ने रोका। यहीं से तनाव चरम पर पहुंचा। सऊदी समर्थित यमनी सरकार के निमंत्रण पर जब विदेशी मीडिया वहां पहुंची तो गवर्नर ने दावा किया कि अमीराती बलों द्वारा इस्तेमाल की जा रही कई गुप्त जेलें मिली हैं। यूएई का जवाब आया कि जिन ठिकानों की बात हो रही है वे सैन्य आवास, ऑपरेशन रूम और सुरक्षित आश्रय हैं। कुछ हिस्से भूमिगत हैं, इसलिए भ्रम फैलाया जा रहा है। यहां सवाल साफ है, यमन अब सिर्फ आंतरिक युद्ध नहीं है, ये क्षेत्रीय शक्तियों के टकराव का मैदान बन चुका है। इसी बीच अटलांटिक के उस पार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार निशाने पर हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। गाजा में प्रस्तावित शांति परिषद में शामिल होने से इनकार करने पर ट्रंप भड़क गए हैं। उन्होंने न सिर्फ मैक्रों पर हमला बोला बल्कि फ्रांस की वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी।
मियामी में एक पत्रकार के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि मैक्रों का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव खत्म हो रहा है और वो जल्द सत्ता से बाहर होंगे। ट्रंप ने कहा कि कोई उन्हें नहीं चाहता। अगर वे दुश्मनी दिखाएंगे तो मैं उनके देश की वाइन और शैंपेन पर भारी टैक्स लगाऊंगा। ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर टैरिफ लगाए गए तो वो खुद बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जाएंगे। नहीं भी हुए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। फ्रांस के कानून के मुताबिक मैक्रो 2027 के बाद तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन ट्रंप ने जिस अंदाज में हटाए जाने की बात कही, उसका मतलब साफ नहीं किया। याद दिला दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ पीस पिछले साल नवंबर में बना था। इसका मकसद इजराइल हमास युद्ध विराम की निगरानी है। इसमें पुतिन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, भारत, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देशों को आमंत्रण दिया गया है। इसी दौरान ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में भी खटास बढ़ रही है। ट्रंप ने खुले तौर पर कहा है कि यूरोपीय नेता चाहें या न चाहें, अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण लेगा। उनके मुताबिक ये ग्लोबल सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने धमकी दी कि जब तक ग्रीनलैंड नहीं मिलता तब तक ब्रिटेन समेत 8 यूरोपीय देशों पर 25% तक टैरिफ लगाया जाएगा। यूरोप इस बयान से नाराज है। पलटवार की तैयारी चल रही है। आर्थिक जवाबी कार्रवाई पर विचार हो रहा है। इसी ग्रीनलैंड मुद्दे को ट्रंप ने अपने नोबेल पीस पुरस्कार न मिलने से भी जोड़ दिया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गेयर स्टोरे को इस पर सफाई देनी पड़ी है। स्टोरे ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को साफ लिखा है कि नोबेल पुरस्कार नॉर्वे सरकार नहीं बल्कि एक अलग समिति देती है। ट्रंप के संदेश में लिखा था कि 8 युद्ध रोकने के बावजूद उन्हें नोबेल नहीं मिला, इसलिए अब वो सिर्फ शांति पर ध्यान देने के लिए बाध्य महसूस नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर कोई ठोस दस्तावेजी दावा नहीं है। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के बयान को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से सही ठहराया है। तो सवाल यही है, क्या दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां सत्ता, अहंकार और हथियार इंसानियत से आगे निकल रहे हैं? क्या नुरेमबर्ग सिर्फ इतिहास रहेगा या फिर इतिहास दोहराया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जनता की आवाज आखिरकार तानाशाही से बड़ी साबित होगी। इस कहानी में अभी आखिरी अध्याय लिखा जाना बाकी है।